नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कृषि पर 3 ऐलान, फायदा या नुकसान, इसमें आपका स्वागत है। और यह ऐलान की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ने 3 नए कानून यहां पर लाने की कोशिश की है, लोकसभा में पास भी हुआ है। और इन तीनों कृषि कानूनों पर जो सरकार ने अपनी राय रखी, उसके बाद इसको लेकर विरोध भी तेज हो गया है। कई राज्यों में किसान आंदोलन पर उतर आए हैं और कई राज्यों की सरकारें भी इसका विरोध कर रही हैं। और इसके विरोध में अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने सरकार से इस्तीफा भी दे दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। तो कुल मिलाकर इसको लेकर के हंगामा मच गया है। तो आज हम इस शो में आपको ये बताएंगे कि आखिर इस बिल को लेकर, इस नए कानून को लेकर जो कंफ्यूजन है, क्या वो कंफ्यूजन वाकई ठीक है या बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो 3 नए कानून आए हैं, क्या इन तीनों कानून से किसानों को फायदा होने वाला है या कोई नुकसान भी है, इसी पर हम बारीक विश्लेषण बिल्कुल आसान भाषा में बड़े दिग्गजों के साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि इस नए कानून पर पीएम ने क्या कहा है और कृषि मंत्री ने क्या कहा है। भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश है, इसके मामले में किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह अध्यादेश एक तौर से कृषि के क्षेत्र में आज़ादी उपलब्ध कराने वाला है। अभी तक हम समझते थे कि किसान अपने उत्पाद के लिए मंडी की जंजीरों से बंधा हुआ था। इस अध्यादेश के माध्यम से उसको पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। विधेयक से एपीएमसी जो राज्य का एक्ट है, उस एक्ट का किसी भी प्रकार से अधिग्रहण नहीं होता है। एपीएमसी राज्य में रहेगी, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो एरिया है उसमें अंतर्राज्यीय ट्रेड हो सकेगा। और इस विधेयक के बनने के बाद किसान अपने खेत से, अपने घर से और बाकी सभी स्थानों से वह ट्रेड कर सकने के लिए स्वतंत्र होगा। और दूसरा जो कीमत आश्वासन वाला एक्ट है, उसमें मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि हमारे देश में 86% किसान छोटे हैं और जो छोटा किसान है वह छोटा किसान न तो स्वयं निवेश कर पाता, न उसके पास तक निवेश पहुँच पाता है। और अगर उसको किसी कानून के माध्यम से पहले से कीमत निर्धारित हो जाए तो निश्चित रूप से किसान उस में फायदे की खेती कर सकता है। यह निश्चित रूप से किसान को उन्नत बनाने वाले हैं और इन कानूनों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी आने वाले कल में जारी रहेगी। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अशोक दलवई साहब, जो कि डबलिंग फार्मर इनकम कमेटी के हेड हैं और सीईओ भी हैं रेनफेड अथॉरिटी के। हमारे साथ पाशा पटेल साहब हैं, पूर्व चेयरमैन हैं सीएसीपी के और किसानों के बड़े नेता रहे हैं। हमारे साथ विजय सरदाना है, एग्रीकल्चर मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल अशोक दलवई जी आपसे ये होगा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम का हमारा मकसद ये है कि जो कंफ्यूजन किसानों के अंदर फैला है और जिस कंफ्यूजन की वजह से किसान सड़कों पर उतर आए हैं, कि उन्हें ये लग रहा है कि जो नया कानून बना है, खास करके एक बार पहले दर्शकों को ये बता दें कि ये 3 नए कानून हैं क्या, और फिर मैं आपके पास आऊंगा। ये 3 जो नए कानून हैं, पहला तो ये है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव। इन तीनों में से 2 कानून को लेकर किसानों को ऐतराज है या जो कंफ्यूजन है। पहले कानून में यह कहा गया है कि एपीएमसी के बाहर भी किसान अपनी फसल को बेच पाएंगे,
यानी इससे पहले जो एपीएमसी के अंदर ही फसल बेचने की जो बाध्यता थी, जो कंपल्शन था, उसे खत्म किया गया है। किसानों को मन में अब यह शक हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे उनको अच्छा भाव ना मिले और आगे चल के एमएसपी का पूरा सिस्टम खत्म हो जाए। तो इस कंफ्यूजन पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस कंफ्यूजन में दम है या बेबुनियाद है? दलवई जी। धन्यवाद। ये जो आशंका है इसमें कोई दम नहीं है। आशंका रखने का कोई उचित नहीं होगा। बहुत सालों से किसानों का एक ही मांग रहा है कि हमको आजादी दे। हमारा जो कमोडिटीज है, जहां हम बेचना चाहेंगे, जिनको बेचना चाहेंगे, जब बेचना चाहेंगे, तब बेचने के लिए हमको मौका दे दीजिए। तो यही एक मांग रहा है। तो इस मांग को सरकार ने इन नए बिल के माध्यम से पूरा कर रही है। हम सबको यही जानना पड़ेगा कि सरकार का उद्देश्य, समाज का उद्देश्य एक ही है कि किसानों का उपज पर ठीक मूल्य मिले। उसके साथ साथ जितना उत्पादन होता है किसानों का, पूरा जो उत्पादन जो बेचना चाहेंगे वो बेच सके। ये दो मांग रहा है। तो अब तक हमारा जो मार्केटिंग व्यवस्था था, पिछले 70 साल से या मान लीजिए 100 साल से रेगुलेटेड मार्केट के माध्यम से ही होता था। रेगुलेटेड मार्केट या एपीएमसी का अर्थ ये है कि किसान अपना उपज को लेकर वो एपीएमसी मंडी को लेना पड़ता था और वहां उसका सेल या परचेज होता था। अब ये नया कानून जो आ गया डायरेक्ट ट्रेड माध्यम से, एपीएमसी के साथ साथ एपीएमसी के बाहर भी उनको सेल करने के लिए एक मौका मिलेगा। तो आप जैसे जानते हैं, पहले सरकार ने एपीएमसी को रिफॉर्म करने के लिए कोशिश कर रहा था और रिफॉर्म किया गया है कि ये रिफॉर्म के माध्यम से एपीएमसी में अब कोऑपरेटिव सेक्टर में एपीएमसी बन सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी एपीएमसी बन सकता है। ये रिफॉर्म्ड एपीएमसी माध्यम से किसानों को दो जगह पर बेचने के लिए एक मौका मिलेगा जहां अच्छा सुविधा उनको होगा। उसके साथ एपीएमसी के बाहर अब डायरेक्ट ट्रेड देश के कोई कोने पर वो सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, किसान को समझ गया सर। आप ये कह रहे हैं। ओके जी हाँ, एक ही पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि आपने सर, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा दलवई जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि किसानों को एक अतिरिक्त मार्केट मिला है, किसानों को एक अतिरिक्त बाजार मिला है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और एमएसपी खत्म होने का डर बेबुनियाद डर है। पाशा पटेल जी, चूंकि आप किसानों के बीच रहे हैं, लंबे समय तक किसानों के बीच आपने काम किया है, सीएसीपी के चेयरमैन रहे हैं, आप किसानों की बात लगातार उठाते हैं, तो फिर किसानों के मन में ये डर आया कहां से और ये डर है क्यों कि एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा? क्या इसमें थोड़ा बहुत भी दम आपको दिख रहा है? क्या सच्चाई दिख रही है क्या आपको? नहीं, इस विषय में उत्तर भारत में कुछ किसान संगठन जिस तरीके का ये विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग ऐसी है कि ये जो विधेयक है, इस विधेयक में एमएसपी का जिक्र होना चाहिए कि एमएसपी के नीचे माल नहीं बिकेगा, ऐसा उनको एश्योरेंस चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, जो बात मैंने आज बहुत सारे किसान नेताओं से, पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं से मैंने जो बात की, तो उसमें एक चीज ये थी और दूसरी चीज उनकी ये थी कि अब तक ऐसा था कि ये कीमत के बगैर, ये कीमत के नीचे माल नहीं बिकेगा, लेकिन आने वाले विधेयक में ये कीमत के ऊपर माल नहीं बिकेगा। सिर्फ ये 2 चीजों के लिए इन लोगों के मन में शंकाएं है, और जब हम सामने सामने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजों में, ये बहुत माइनर चीजें हैं, ये दोनों चीजें निकल सकती है, और ये 2 चीजें अगर निकलेंगे तो मुझे लगता है कि ये 3 विधेयक जो आए हैं ये क्रांति वाले हैं। इसका कारण ये है कि मैं 40-45 साल से मैं किसानों में काम करता हूं। जब भी हम आवाज देते थे, कुछ नारे लगाते थे, घोषणा देते थे, तो यही चीज हम मांगते थे। किसान की जो भावना है, वो भावना को कानून में तब्दील किया गया है। ये 3 विधेयक का यही एक ही अर्थ है, किसानों की भावना कानून में तब्दील की गई है। यही मेरा प्रेडिक्शन है, इतना छोटा सा। ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है इस नए कानून में, इससे किसानों के मन में डर बैठ गया है।
सरदाना जी एग्रीकल्चर पॉलिसी को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। सरदाना जी, आपको क्या लगता है, जो बात पाशा पटेल जी कह रहे हैं, क्या वाकई मिसिंग है और सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए और ये साफ कर देना चाहिए कि एमएसपी आपको मिलेगी और एमएसपी पर सरकार बड़ी मात्रा में फसलों की खरीद करेगी? हालांकि सरकार ये बात बोल रही है, पीएम ने खुद इस बात का भरोसा दिया है कि एमएसपी का सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन क्या बिल में इसका जिक्र होना चाहिए? देखिए, बात बहुत सिंपल है मृत्युंजय जी, कि इस बिल के खिलाफ उन लोगों ने जनता को और किसानों को भड़काया है जिनको लगता था कि बगैर मेहनत के सिर्फ दुकान का एक लाइसेंस मिल गया मंडी में और बैठ के अब पूरी जिंदगी कमाएंगे। अब जब से ये कानून आया है उनकी रोजी रोटी हिल रही है, क्योंकि अब उनके खिलाफ कंपटीशन खड़ा हो गया है। सिर्फ फर्क इतना है। और मजे की बात यह है कि जो लोग आज एमएसपी की दुहाई दे रहे हैं, एपीएमसी में आज तक आपने एमएसपी पे माल क्यों नहीं खरीदा? यही व्यापारी जो आज विरोध कर रहे हैं, क्या वो किसान को एमएसपी देते थे? जो राज्य सरकारें आज विरोध कर रही हैं, क्या वो आज तक किसानों को एमएसपी देती थी? पहला सवाल। अब सवाल ये है कि एपीएमसी तो हटाया नहीं गया है। एपीएमसी राज्यों का विषय है, आज भी है। कानूनी दृष्टि से राज्य सरकारें एपीएमसी के मालिक हैं या एपीएमसी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है? पंजाब सरकार को किसने रोका है कि ये बोल दें कि साहब पंजाब सरकार एपीएमसी पे एमएसपी पे खरीदेगी? पंजाब सरकार का अधिकार क्षेत्र है। पंजाब सरकार जिस मर्जी रेट पे खरीदे, एपीएमसी पे खरीदे, एपीएमसी के ऊपर 4 गुना दे, कोई नहीं रोक रहा। पंजाब सरकार को जो करना है अपने एपीएमसी में करें। जब किसान को एपीएमसी में ज्यादा रेट मिलेगा तो वो बाहर क्यों बेचेगा? सारे किसान एपीएमसी में ही बेचेंगे, तो झगड़े का मुद्दा है कहां? सवाल ये है कि राज्य सरकार कुछ करना नहीं चाहती, एक राजनीतिक मुद्दा उठाना चाहती है, क्योंकि अगर सारे लोग एपीएमसी को फॉलो करते, जितनी राज्य सरकारें आज कहती हैं हमने इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर दिया, अगर वो इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था तो हर राज्य सरकारों ने आज तक कितना मंडी टैक्स इकट्ठा किया? आप आंकड़े निकलवा लीजिए, आपको पता लगेगा आज भी जितना मंडी टैक्स इकट्ठा होता है वो टोटल प्रोडक्शन का 15, 20, 30% है। ठीक बात है। तो उसमें मेरा ये कहना है कि आज भी व्यापार बाहर होता था, लेकिन चोरी छुपे होता था, डर के होता था, रिश्वतखोरी होती थी, करप्शन होता था। सरकार ने ये कहा कि जब किसान से वैसे ही आप लोग बाहर डील करते हो तो कानून बना देते हैं। दिक्कत क्या है? ठीक बात है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और ये बात जो सरदाना जी ने कही, ये जो किसान इस वक्त कंफ्यूज हैं या जिन्हें मन में डर है, उन्हें ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन लेना चाहिए कि एपीएमसी का सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है। कई लोगों के मन में यह है कि एपीएमसी खत्म हो गया। एपीएमसी बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है। आप किसानों को एक अतिरिक्त बाजार मिल रहा है। सिर्फ यही बात नहीं कही गई है कि आप एपीएमसी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं। और बात बहुत ठीक कही सरदाना जी ने कि जहां पर किसानों को अच्छा भाव मिलेगा किसान वहां बेचेगा। चलिए, ये पहला मुद्दा हो गया, और इस पहले मुद्दे में ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि एमएसपी से इस नए सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। सरकार एमएसपी पर खरीदती रहेगी, उसमें कहीं से कोई अड़चन नहीं आ रही है इस नए कानून में। अब जो दूसरी चिंता है दलवई जी किसानों की, वो ये है जो आपने दूसरा कानून बनाया है खास करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के। उसमें किसानों की चिंता ये है कि चूंकि इसमें बड़े जो कॉरपोरेट हैं वो खेती में इन्वॉल्व होंगे, तो किसानों को ये डर लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि जो बड़े कॉरपोरेट हैं वो अपनी मनमानी करने लगे और बाद में किसानों को मजबूरन अपनी खेत उनको देना पड़े, या फिर किसानों का इसमें नुकसान हो जाए और किसानों की खेती पर बड़े कॉरपोरेट का कब्जा हो जाए। ये उनके मन में डर है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात आप लोगों ने नहीं लाई है, इस कंफ्यूजन पर आप क्या कहना चाहेंगे दलवई जी? अच्छा, और एक तो सबको समझना चाहिए, एग्रीकल्चर है ये फ्री बिजनेस है, फ्री प्रोफेशन है, या कोई कंपेल नहीं कर सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मुद्दा को लाया गया है ये तो पहली बार नहीं है। 2003 में जब ने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट हमने बनाया था और सब राज्य सरकार को दिया गया था, ऑलरेडी उनका एपीएमसी एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक सुविधा है। उसके बाद जैसे हमने देखा कि जो एपीएमसी में है
वो ठीक तरह नहीं हो रहा है, किसानों का ठीक फायदा नहीं हो रहा है, उनका रक्षण नहीं हो रहा है, हमने एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 में बनाकर सबको दे दिया। कुछ स्टेट उसको अडॉप्ट भी किया है, मगर अब 2020 में हमने यही सोचा, क्योंकि राज्य सरकारों थोड़े धीमे गति से जा रहे हैं, इसलिए एक केंद्र अपना एक खुद का बिल बनाकर अब तो लागू कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है? जब किसान चाहेंगे या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन चाहेंगे, वो कोई स्पॉन्सर कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। एग्रीमेंट किसके लिए? हमारा उद्देश्य हर समय यही है कि किसान को ठीक रेट मिले, और हम जानते हैं कि प्रोडक्शन के बाद, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो जाता है हार्वेस्टिंग के बाद, पैसा मार्केट में रेट्स गिर जाते हैं। तो इस रिस्क को नेगोशिएट करने के लिए, इस रिस्क से बचाने के लिए, ये हमारे किसान इंडिविजुअली या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करा सकते हैं, ताकि मैं इतना कमोडिटीज इस क्वालिटी का आपको दूंगा और आप मुझे इतना पैसा देंगे। तो इससे तो किसान को फायदा ही होगा। अगर वहां मार्केट में प्राइस गिरेगा, तब भी किसान को जो एग्रीमेंट में रेट है वो देना ही पड़ेगा। यही तो कानून कहता है, नया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। और सेकेंड ये चीज है ये हाँ, कि ठीक अगर बात है। किसान ये जो नहीं कॉन्ट्रैक्ट चाहेंगे, फार्मिंग एक्ट है, नहीं चाहेंगे, नहीं हाँ, कर सकते। हाँ, नहीं करने की आवश्यकता ही नहीं है। जी। और सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट ये अगर बात है कि किसान नहीं contract चाहेंगे तो वो एक- कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक बात है हाँ, सर। सबसे बड़ा मुद्दा एक जी, किसानों आपने को, बहुत किसान सही बात भाइयों कही। को, नहीं, एक ही मृत्युंजय जी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। इसमें बहुत हाँ। एक्सप्लिसिटली कहा गया है हाँ। कि किसान का जो ओनरशिप राइट रहेगा, वो राइट कभी भी स्पॉन्सर कंपनी को ट्रांसफर नहीं हो सकता है। किसान अपना ओनरशिप राइट, टाइटल, इंटरेस्ट अपने पास ही रखेंगे। जो एग्रीमेंट होगा कंपनी के साथ, खाली प्राइसेस के लिए या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, अलग अलग प्रकार के सर्विसेज के लिए मात्र वो एग्रीमेंट कर सकते हैं, कोई कॉर्पोरेट को नहीं दे सकते हैं। ये तो बहुत क्लियरली कहा गया है। ओके, ये देखिए, बिल्कुल नए कानून को बहुत ही साफ शब्दों में दलवई जी ने समझाया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई है, ये किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाली बात नहीं है, किसानों को एक नया मौका देने वाली बात है। खेती को और मजबूत करने के लिए नई टेक्नोलॉजी के जरिए किसान खेती कर पाए, उस दिशा में ये कदम उठाया गया है। लेकिन कुछ और चिंताएं भी हैं, इस पर हम बात करेंगे। हम चर्चा कर रहे थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नया कानून आया है, इसमें इसको लेकर किसानों को जो अंदेशा है उस पर दलवई जी ने सफाई दी है। लेकिन चूंकि आप किसानों के बीच रहे हैं पाशा पटेल जी, क्या किसानों का ये डर थोड़ा जायज है क्या? क्योंकि कई बार ये चिंता तो होती है कि जब आप कॉर्पोरेट के साथ डील करते हैं तो बाद में कई बार ऐसा होता है कि किसान निगोशिएट करने की स्थिति में नहीं होते हैं, उन्हें नुकसान हो जाता है। और मान लीजिए 5 साल 10 साल आपने किसी कॉर्पोरेट के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद आपको छोड़ दिया तो आप बाकी खेती करने लायक भी नहीं बचे, और आपको फिर औने पौने कुछ भी शर्तों के साथ आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या ये अंदेशा जायज है? आप क्या कहेंगे? मैंने अभी हमारे पास गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलती है। 1 एकड़ को कहीं 10,000, कहीं 5,000, कहीं 15,000 जमीन की क्वालिटी देख के लोग किराए से जमीन देते हैं। नंबर 1। कुछ जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसी होती है कि जो भी 100 क्विंटल अगर माल तैयार होगा तो 50 क्विंटल तेरा, 50 क्विंटल मेरा। 2 नमूने का, एक तो पैसे देख के होती है या दूसरा कि अपने अनाज पे होता है। मगर ये मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जाने के बाद ये क्या होगा, ये खौफ तो किसानों के मन में है ही। ये खौफ किसानों के मन में रहने की वजह से ये अब आगे नहीं बढ़ रहा। नहीं तो 83% अगर 2 हेक्टेयर से कम अगर आप हमारे देश में किसान है, तो ये 2 हेक्टेयर में तो पूरा संसार चलने का कोई कारण है नहीं। ये तो जहां पानी है, इरिगेटेड लैंड है, वहां पे चलेगा। लेकिन जहां ड्राई लैंड फार्मिंग है, वहां पे 2 हेक्टेयर में या 1 हेक्टेयर में किसानों की उसका पूरा फैमिली का खर्चा नहीं चलेगा। ये इतनी छोटी में, ये इतनी छोटी जमीन में ये बच नहीं सकेगा। इसलिए कुछ ना कुछ इसमें से रास्ता होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी हो या बाकी और सारी चीजें हो, प्रोडक्शन हो, इन सारे चीजों के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए हो, ये सारी चीजों के लिए जरूरत थी ये चीज की। लेकिन अभी किसानों के मन में ये डर नहीं निकला। आप जो बोल रहे हो डर अभी नहीं निकला। जिस दिन ये डर निकलना शुरू हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये सबसे आसान रास्ता है। और अब खेती कुछ अब ज्वारी बाजरा इसकी नहीं रह गई।
अब तो बहुत अलग अलग नमूने की खेती आई है, और एक आधी भरोसेमंद कंपनी अगर आके बोलेगी कि हम समझो यहाँ पे आम लगाना चाहते हैं 10,000 एकड़ में, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। अगर वो कानून देख के अगर उतने पैसे मिलने वाले, अगर ये राशि अगर ये किसान देखेगा, तो मुझे लगता है कि भविष्य में इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है किसानों के पास। इसलिए अगर कानून इस तरीके से, जैसे दलवई साहब ने अभी जो बात बताई, कि वो बात अगर हम लोगों में ले जाने में अगर कामयाब हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसानों को ये है। और अभी गांव में तो कोई सारी की सारी जमीन किराए से लेने वाला है नहीं। आंध्र प्रदेश में हम 5-6 साल पहले गए थे कि कपास की खेती में अब सारे किसान हैं, वो किसान अपने पाशा गांव पटेल के जी, हाँ, तो वक्त की कमी है सर, आपने अपनी बात रखी बहुत ही अच्छे तरीके से। आपने कहा किसानों का भ्रम अगर दूर हो जाएगा तो ये अच्छा कदम होगा। सरदाना जी, बिल्कुल संक्षेप में, वक्त बहुत कम है। अब दो कानून के बारे में हमने बात कर ली। तीसरा जो बदलाव हुआ है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, और इसमें यह है कि सरकार अपना नियंत्रण हटा लेगी, खास करके जो अनाज, खाने के तेल, तिलहन, दालें, प्याज, आलू, ये सरकारी नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी ये कमोडिटी, जो अब तक सरकारी नियंत्रण में थी अगर दाम ऊपर नीचे होते थे तो। इसको लेकर आशंका ये है कि कहीं मार्केट में कालाबाजारी ना बढ़ जाए, कहीं जमाखोरी ना बढ़ जाए, तो इस अंदेशा पर आप क्या कहना चाहेंगे? मिथुन जी, ये 1.5 पेज का कानून है, शायद लोगों ने ढंग से पढ़ा होता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ ये लिखा है कि जो लोग फूड प्रोसेसिंग में है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में है, वो जितना स्टॉक अपनी रिक्वायरमेंट है, जितना चाहे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टॉक कर सकते हैं, उन पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट नहीं लगेगा। जो एग्रीकल्चर वेयर हाउसेज है, नॉमिनेटेड वेयर हाउसेज है एग्रीकल्चर के, वो रखे, ट्रांसपोर्टर रखे, प्रोसेसर रखे, उस पर कहीं कानून नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई पैसे वाला आदमी सिर्फ इसलिए अनाज दबा रहा है कि महंगाई का फायदा उठाएगा और उसका कोई लेना देना एग्रीकल्चर बिजनेस से नहीं है, उसको ये अधिकार नहीं है। कानून बहुत क्लियर है। अगर मान लीजिए कि रेट 50% बढ़ जाते हैं पिछले 12 महीने से, आपका गेहूं था 20 रुपए मान लीजिए एवरेज पिछले 12 महीने में, अब वो 30 रुपए से ऊपर चला गया है, सरकार इंटरवीन कर सकती है ये जानने के लिए कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं, किसने स्टॉक होल्डिंग करी है। कानून बहुत सिंपल और क्लियर है। दिक्कत यह है कि लोग पढ़ते नहीं है और बगैर पढ़े कंक्लूजन पे आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता है इस देश में चोर बाजारी और ब्लैक मार्केटिंग होती है। सरकार ने सारे प्रोविजन अपने हाथ में रखे हुए हैं। हाँ। मेरा सिर्फ निवेदन है किसान नेताओं से और पॉलिटिशियनों से कि कृपया पढ़ लें कि क्या लिखा हुआ है। पढ़ लें। ये सरदाना जी ने कहा कि 1.5 पेज का ये कानून है और इसमें ये सरकार के पास अधिकार है कि जब दाम बहुत ज्यादा अनावश्यक रूप से ऊपर नीचे होंगे तो सरकार हस्तक्षेप करेगी। आखिरी सवाल दलवई जी, बिल्कुल संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एक तरफ आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव कर रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि प्याज, आलू, तेल, दाल से आप नियंत्रण हटा लेंगे, लेकिन प्याज के दाम थोड़े से बढ़े, आपने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, किसानों को नुकसान हो गया। किसान कह रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया है तुरंत हटाना चाहिए, किसान विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो एक्सपोर्ट मुद्दा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डीरेगुलेट किया गया है, हमको ये समझना चाहिए कि आज हम सरप्लस की दुनिया में है। एक बार ऐसा समय था 20 साल पहले, 30 साल पहले, जब डेफिसिट होता था तो तब ये जो स्पेकुलेशन होता था और ये काराबाजी सब होता था। एक जमाना ऐसा था कि जब हम अगर सीमेंट खरीदना है, एक टायर खरीदना है तो परमिशन लेकर खरीदना पड़ता था। आज किसान यही चाहेगा कि अपने उपज पर ज्यादा से ज्यादा लोग आकर खरीदे। जब हम मार्केट को जाते हैं, ट्रेडर्स यही हमको कहते थे, सर आप हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं खरीदने के लिए क्योंकि मैं इतने क्विंटल के ज्यादा मैं रख नहीं सकता हूँ। ये डीरेगुलेशन के माध्यम से अब ट्रेडर्स को स्टोरेज के लिए, स्टॉक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए एक लिबर्टी दिया गया है ताकि वो किसान से जितना चाहेंगे उतना खरीद सकते हैं। अगर खरीदना ज्यादा होगा किसान को अच्छा रेट मिलेगा। उसके साथ कंज्यूमर्स के दृष्टि से सरकार ने एक नियम बनाया है। हाँ। अगर प्राइस राइज होगा तो वक्त कम है। आपने बहुत सही बात कही दलवई जी। आपने कहा कि किसानों को आजादी होगी, कारोबारियों को आजादी होगी इस बात की कि वो चाहे जितनी मात्रा में स्टॉक करना चाहें कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं होगी।
तब तक नहीं होगी पाबंदी जब तक कोई बड़ा उतार चढ़ाव या फिर अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा तेजी मंदी न आ जाए। बहुत शुक्रिया दलवई जी आपका, सरदाना जी आपका और पाशा पटेल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ये 3 जो नए कानून बने हैं इससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।